नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताएं वाला चैप्टर देख रहे थे। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इससे पहले 2 वीडियोस और भी इस पर तैयार की जा चुकी है। तो पहले आप जाकर के वो वीडियोस देखिए और उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग कितने विशेषताएं देख चुके हैं। तो हम लोग टोटल जो विशेषताएं देखे हैं वो है 13 विशेषताएं देख चुके हैं। इनमें लास्ट वाला कौन सा था, वो है एकल नागरिकता। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं टोटल 13। तो 14 नंबर पर आ जाए। 14 नंबर पर जो विशेषता है वो है स्वतंत्र निकाय की। स्वतंत्र निकाय, समझना बात को, स्वतंत्र निकाय क्या होता है। तो भारतीय संविधान ने क्या किया, कुछ ऐसे निकायों की, निकाय मतलब क्या होता है, निकाय मतलब है नियम आधारित संस्थाएं। मतलब ये है कि जब भारतीय संविधान ने क्या किया, कुछ विशेष कार्यों को सौंपने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए और उन नियमों के तहत क्या की गई, कुछ समितियों का निर्माण, समिति नहीं क्या, कुछ संस्थाओं का निर्माण किया। तो उसको क्या कहा गया, उसको यहाँ पर कहा गया स्वतंत्र निकाय। तो भारतीय संविधान में अनेक प्रकार के क्या है, स्वतंत्र निकाय है। कुछ निकायों के नाम समझे, जैसे भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग क्या है, इलेक्शन कमीशन जिसको हम बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव का आयोजन किया जा सके। क्योंकि आप जानते हो कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र को कहा जाता है, लोकतंत्र का जो चुनाव होता है तो उसको क्या कहा जाता है, ये चुनाव आपने है ना कि लोकतंत्र का त्योहार है ना, तो लोकतंत्र का पर्व है ये। निर्वाचन का कार्य की जिम्मेदारी किसकी होती है, निर्वाचन आयोग की। ऐसी एक संस्था बहुत प्रसिद्ध संस्था है, वो है कैट, CAG है ना। ये कैट अंग्रेजी नाम इसका है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं है ना, महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक, ठीक है, महालेखा परीक्षक। ये कैट संस्था स्थापित की गई। तो देखो इसको वॉच डॉग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो क्योंकि हुआ क्या, भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें अनेक प्रकार के क्या है, लेखाबद्ध काम होते हैं, लेखाओं के काम होते हैं, अकाउंट्स के काम होते हैं। उन सभी का लेखा रखना और बाद में उनका परीक्षण करना, उनकी जांच पड़ताल करना, उसके लिए एक जिम्मेदारी दी गई संस्था को जिसका नाम है कैट, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक इसको हम बोलते हैं। एक संस्था है। एक और संस्था है वो है यूपीएससी। यूपीएससी का नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, तो इसकी स्थापना की गई है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निकाय है संघ लोक सेवा आयोग। क्या करता है, तो अखिल भारतीय जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके संबंध में क्या करता है, एग्जाम्स लेता है, देखा होगा आपने। इसके अलावा क्या, विदेश स्तर के जो राजनयिक होते हैं उनके संबंध में भी एग्जाम्स लेता है। इसके अलावा अगर संयुक्त रूप से अगर कोई पीएससी दो जगह पे, मान लो राज्य स्तर के मध्य प्रदेश की पीएससी है और छत्तीसगढ़ की पीएससी, दोनों मिल जाते हैं और कहते हैं संयुक्त रूप में कि हमारे यहाँ का आप एग्जाम ले लें, तो संयुक्त रूप में आयोग का काम भी वो करता है। ठीक है, तो ये यूपीएससी है, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी स्थापना अंग्रेजों के टाइम पे ही हो गई थी, लेकिन बाद में भारत में इसको अलग से स्थापित किया गया भारतीय संविधान के द्वारा। इसके अलावा राज्य स्तर पर क्या है, तो राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग काम करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग जिसकी आप सब तैयारी कर रहे हो, राज्य लोक सेवा आयोग, उसको बोलेंगे स्टेट पीएससी। ठीक है, स्टेट पीएससी इसमें काम करते हैं ये। तो ये 4 प्रकार की जो संस्थाएं मेनली एम लक्ष्मीकांत के रूप में दिया हुआ है। तो ये 4 संस्थाएं हैं जिनसे स्वतंत्र निकाय की बात करता है भारतीय संविधान। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे देखो आपातकालीन प्रावधान है, बहुत ईजी है ये। अगली वाली जो विशेषता है वो है आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, इसको देखो क्या है, तो आपातकालीन प्रावधान के लिए लेकर के मैंने 2 बातें पहले समझाई। तो भारतीय संविधान क्या करता है, संघीय व्यवस्था के तहत काम करता है और दूसरा एकात्मक व्यवस्था के तहत काम करता है। तो जो संघीय व्यवस्था है इसमें क्या करता है, वो राज्यों के सह अस्तित्व के साथ काम कर रहा होता है। राज्यों को सह अस्तित्व या कहें साथ साथ लेकर के टीम भावना से काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे एकात्मक व्यवस्था रहती है, क्या करती है, संघ की पूरी शक्ति चलने लग जाती है किसके ऊपर, राज्यों के ऊपर, और राज्य जो है पूरा जो है अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाते जो संविधान में उनको दिया हुआ है। यानी कहना चाहिए कि संघ का पूरा दबाव उसके ऊपर आ जाता है। वैसी शक्ति जो क्या कहलाती है, एकात्मक शक्ति। एकात्मक शक्ति कैसी है, आपातकालीन प्रावधान है। तो भारतीय संविधान का आपको पता हो 352, इसके अलावा 356,
356 और 360, ये 3 प्रावधान है जो आपातकाल से संबंधित है। 352 को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा वाला जो है इसको कहा जाता है संवैधानिक आपातकाल, ठीक है। और तीसरे वाले को कहा जाता है वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है, ताकि किसी भी प्रकार का देश जब संकट से गुजरता हो, किसी भी तरह के संकट से गुजरता हो देश, तो वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगाया जा सके, जो 3 बार लगाया जा चुका है। संवैधानिक आपातकाल यानी राज्य जब संविधान की मूल भावना के अनुसार कार्य नहीं करते, अपनी मनमर्जी करते हैं, तब भी क्या किया जाता है? संवैधानिक आपातकाल लगाया जाता है, जिसको प्रसिद्ध रूप में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसके अलावा क्या होगा? 360 में वित्तीय आपातकाल है, जब भारत सरकार की वित्तीय लेन देन की शक्ति कम हो जाती है, या क्या भारत किसी वित्तीय संकट से गुजर रहा होता है, तब ऐसी दशा में वित्तीय आपातकाल देश के अंदर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो आज तक नहीं लगा, यही दोनों लगे हुए हैं भारत में आए दिन, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इसकी विशेषता, ये भी बहुत ईजी विशेषता है। और आपातकालीन प्रावधान अलग से दिए हुए भारतीय संविधान में, तो वो भी हम लोग आगे लेकर के ही चलेंगे। इसके अलावा देखो अगली विशेषता है 16 नंबर पर, वो है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार है ना, तो इसमें समझना कि पहले मैंने बताया था भारतीय संविधान जो कैसा था, भारतीय संविधान जो है वो द्वैध शासन व्यवस्था पर आधारित बनाया गया था। द्वैध शासन में क्या था? एक जो शासन था वो क्या था? केंद्र स्तर पर या मैं कहूँ संघ स्तर पर सरकार की स्थापना होती थी, जिसको हम लोग संघ सरकार कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? केंद्र सरकार कहते हैं। लेकिन दूसरा वाला क्या है? तो दूसरा वाला हम कहते हैं राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार कहते हैं। तो राज्य स्तर पर क्या होगी? एक सरकार बनेगी, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाएगी? ये द्वैध शासन व्यवस्था कहलाएगी। लेकिन हुआ क्या? ये खत्म हो गया था जब यहाँ पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया है ना, 73वां संविधान संशोधन। तब क्या हुआ? 73वें संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो जो अनुसूची किस संबंध में जोड़ी गई थी? ये पंचायतों के संबंध में जोड़ी गई थी, और इसके अलावा ये जोड़ी गई थी किसके संबंध में? नगरीय निकाय के संबंध में। तो इस प्रकार क्या हुआ? यहाँ पर जो द्वैध शासन व्यवस्था थी वो 3 स्तर की बन गई, यानी केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, और 73वां 74वां संविधान संशोधन में स्थानीय सरकार के रूप में यहाँ पर तीसरे स्तर की व्यवस्था लागू हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिस्तरीय सरकार। ठीक है, भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था। ये तीनों के तीनों है। पंचायती राज आप अलग से पढ़ते हो, है ना। जब मैं आऊँगा तो पंचायती राज के क्वेश्चन बता रहे हैं, तो एम लक्ष्मीकांत सर के चैप्टर मतलब बुक में जो दिया हुआ है, इस बार क्वेश्चन भी बनाया हुआ था, तो मैं क्या करूँगा इसमें पंचायतों के संबंध को वहाँ पर जो भी डिटेल एम लक्ष्मीकांत सर की बुक में है और भी कुछ पुस्तकों में इंपॉर्टेंट बात लगी तो लेकर के चल लूँगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कहाँ पर? एक और यहाँ पर विशेषता में, भारतीय संविधान की विशेषता में, वो कौन सी विशेषता है? त्रिस्तरीय सरकार के पास 17 नंबर पर आ जाते हैं हम लोग, तो है सहकारी समितियाँ या सरकारी संस्थाएं। तो सहकारी संस्थाएं जो बहुत प्रसिद्ध थी भारत में, क्या किया गया उस समय? बहुत प्रसिद्ध थी। तो 2011 में क्या हुआ? सहकारी समितियों को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था भारतीय संविधान के तहत। ये होता है क्या, इसको समझो। तो सहकारी समितियां क्या होती है? जहाँ पर क्या होता है, सहकारी समिति में कुछ सदस्य मिल जाते हैं और सदस्य मिल करके किसी विशेष वस्तु का खरीदी करते हैं और उसको अपने में बांटते हैं, ठीक। इसके अलावा सहकारी समितियां एनजीओ भी होती हैं और संस्थाएं भी होती हैं जो काम करती हैं व्यक्तिगत तौर पर भी और कहना चाहिए निजी तौर पर भी वो लोग काम करती हैं, ऐसी समितियां होती हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या कर दिया गया? इसको सहकारी समितियां बनाना, उस पर एक मौलिक अधिकार का दर्जा भी दे दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर 43 में क्या किया गया? सहकारी समिति को लेकर के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक प्रावधान में जोड़ा गया है। इसके अलावा सहकारी समितियों से संबंधित भाग 9 में, है ना, भाग 9 भारतीय संविधान के भाग 9B के तहत भी कुछ प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं ताकि भारतीय संविधान को क्या किया जा सके? भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक, व्यावसायिक और स्वायत्त ढंग से चलाना आसान हो जाए। तो भारत के अधीन, भारतीय संविधान के अधीन भारत की जो कहना चाहिए व्यापारिक व्यवस्था है उसको लोकतांत्रिक ढंग से, व्यापारिक ढंग से और इसके अलावा स्वायत्तता के ढंग से चलाना आसान हो सके, इसलिए आखिरी में क्या किया गया? ये व्यवस्था जोड़ी गई सहकारी समितियों की व्यवस्था।
ठीक है। तो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके आज क्या भारतीय संविधान की विशेषताओं वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या है भारतीय संविधान की आलोचनाएं दी गई है एम लक्ष्मी सर की बुक में। तो होता क्या है आप लोगों को कई बार चीजें समझ नहीं आती, मुझे मैसेज करते हो तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक में आलोचना दी गई है उसको मैं थोड़ा संक्षिप्त में समझाता हुए चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भारतीय संविधान की क्या कमी अधिकतर लोगों ने निकाली है। ध्यान रखना आप ये सब चीजें जो है केवल क्या करना है कॉन्सेप्ट की दृष्टि से आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स है ना, कॉन्सेप्ट्स की दृष्टि से आपको ये ध्यान में रखना है। आप इसको लेकर बहुत एक्सपर्टीज हासिल नहीं करना और बहुत इजी पॉइंट है, केवल आपको समझ लेना है कि ये बोला क्या जा रहा है इसमें। तो देखो पहला वाला जो इसकी आलोचना है वो क्या लगी है इसमें उधार का संविधान। क्या लगा है उधार का संविधान। अब देखो ये आलोचना की गई कि उधार का संविधान है। अब ये तो एक ही शब्द है ना उधार का संविधान, और क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं देखो जरा। इसमें उधार का संविधान उधारी की एक बोरी ऐसा भी कहा गया, हाच पाँच वाला कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी कहा गया, दस्तावेजों का पैबंदगी किया गया है। ठीक है, ये शब्द थोड़ा कम समझ में आता है पैबंदगी, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। पैबंदगी देखो जब पुराने जमाने में क्या होता था सर कपड़ा कहीं से फट गया, ठीक है, कपड़ा कहीं से फट गया तो होता क्या था गांव में महिलाएं होती थी सिलने वाली, वो क्या करती थी उस जगह पर फटे हुए जगह पर अंदर की तरफ से कपड़ा लगा करके उसको सिल देती थी। ठीक है, तो वो दिखाई नहीं देता था, उसको बोलते हैं पैबंद, है ना। जैसे कपड़ा फट गया उसको छोटा सा मैंने लगवा दिया, सिलाई करवा दी तो पैबंद हो गया, है ना। तो इस तरह का जो पैबंद लगाने वाली व्यवस्था होती है, ऐसे ही कहा गया कि भारतीय संविधान में क्या किया गया 1935 का नियम चल रहा था, उसमें भारतीय संविधान निर्माताओं ने पैबंदगी कर दी है। ठीक है, पैबंदगी मतलब हाँ कई जगह प्रमाण करना प्रणाम करने को बोलते हैं पैबंद, तो ये वो वाला नहीं है। आगे चल के क्या हुआ भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इसको चेंज किया गया, ऐसा बोला गया, तो बहुत सारे लोगों ने आलोचना की। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि मूलभूत तत्वों और जानकारी और मान्यताएं ये सब आप देखोगे तो भारतीय संविधान बिल्कुल वो है जो पूरे विश्व के स्तर के संविधान में है। समझ रहे हो, उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि भाई जो भी मूलभूत मान्यताएं किसी संविधान की होती हैं वो खोजोगे तो भारतीय संविधान में मिलेगा ही, मूल तत्वों को खोजोगे तो वो मिलेगा ही। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ नया खोजा होगा तो भारतीय संविधान को पढ़ा होगा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन कही कि यहाँ किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ उसमें गलतियों को दूर करने और देश की जरूरत के अनुरूप उसको ढालने की विधिवत्ता उसमें मौजूद रहे, यह दोषारोपण की यह संविधान अन्य देशों के संविधानों की हूबहू नकल है। मैं समझता हूँ कि संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। बिल्कुल ठीक है, समझो क्या कह रहे हैं। तो देखो यहाँ से भारतीय संविधान के जो मूल तत्व हैं वो मूल तत्व तो ठीक बात वहीं से लिए गए, मान्यताएं जो स्वीकार की जाती है विश्व स्तर की राज व्यवस्था में उसको भी स्वीकार किया गया, ठीक बात है मामला। लेकिन भाई जो भारतीय संस्कार भारतीय जो राज व्यवस्था है उसकी अपनी एक परिस्थितियां हैं, उसके अनुरूप उनको क्या किया गया ढाला गया है और उसके बाद भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है। अब उस टाइम में डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। अब यहाँ पर कोई भी यथेष्ट अध्ययन करके भारतीय संविधान को पढ़ेगा, अब उस टाइम तो नया नया बना हुआ था भारतीय संविधान डॉक्टर अम्बेडकर के टाइम पे, तो उस टाइम पे हम कह नहीं सकते थे भारतीय संविधान सच में सफल है या नहीं है, क्योंकि बन के ही तैयार हुआ था। लेकिन आज जब हम 75-76 वर्ष हो चुका है भारतीय संविधान को हुए, तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान क्या है बिल्कुल सफल हो गया है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का कथन बिल्कुल सही नजर आता है कि यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। ऐसी बात ही कहेगा तभी कोई कह पाएगा कि भारतीय संविधान कैसा है उधार का संविधान है। ठीक है, तो हम दूसरा वाला देखते हैं, इसमें आलोचना, इस पे आ जाते हैं। दूसरी आलोचना जो बड़ी प्रसिद्ध है, इसमें कहते हैं 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है। अब ये बहुत अटपटा बात लगता है ना, हालांकि ये कहा गया है। तो देखो 1935 का अधिनियम मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, ये एकदम विस्तृत अधिनियम था। इसमें दो लोगों के नाम आता है, एक है एन श्रीनिवासन और पी.आर. देशमुख। एन श्रीनिवासन और पी.आर. देशमुख ने आलोचना करी है। अब ये आलोचना वो कहते हैं कि भाई देखो भारतीय संविधान में है ना आपने क्या किया 1935 का अधिनियम है उसी को ही थोड़ा मोड़ा और उसके बाद क्या कर दिया उसमें वयस्क मताधिकार को बस जोड़ दिया। अब ये बात बिल्कुल जमती नहीं है, क्योंकि 1935 का अधिनियम अगर भले हम देखें 50% भारतीय संविधान का हिस्सा
1935 के अधिनियम से संबंधित है। ठीक बात है, बिल्कुल 1935 के अधिनियम से संबंधित है। लेकिन भाई जो 50% और हिस्सा बचा उसको क्या किया गया है, भारतीय संविधान द्वारा, संविधान निर्माताओं द्वारा उसको बनाया गया है, लिखा गया है। अरे बात तो ये आलोचना भी बहुत अटपटी लगती है कि 1935 के अधिनियम में कार्बन कॉपी की तरह से इस्तेमाल किया गया, ये यथेष्ट रूप से अध्ययन पर आधारित नहीं है, जैसा डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, बिल्कुल ठीक लगता है। आगे गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी, तीसरा ये उदाहरण है, गैर भारतीय अथवा भारतीयता विरोधी, भारतीयता विरोधी ये शब्द इस्तेमाल किया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आलोचना है, इसको समझना। ठीक है, इसमें एक कथन पहले सुन लो तो आपको बात समझ में आ जाएगा। के हनुमंथैया, के हनुमंथैया ये इन्हीं का नाम है ना, के हनुमंथैया। हाँ ठीक है, ये के हनुमंथैया इनका उदाहरण है, बड़ा प्रसिद्ध है के हनुमंथैया। ठीक है, अब ये हमारे संविधान निर्माता थे खुद ही, इन्होंने जो लाइन्स की बड़ी प्रसिद्ध है, इन्होंने कहा कि यहाँ पर देखो हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हमें इंग्लिश बैंड का संगीत देखने को मिला हुआ है। क्या कहा उन्होंने, हम वीणा या सितार, वीणा या सितार मतलब, अब वीणा और सितार क्या है, भारतीय संगीत के महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र माने जाते हैं। तो वीणा और सितार की जैसे संगीत होती है भारतीय संस्कृति की, ठीक ऐसी संस्कृति की हमें सुगंध आनी चाहिए थी। कहाँ पर, भारतीय संविधान के अंदर, उसमें समाज आवाज सुनाई देनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या है, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा संविधान बना दिया जिसमें क्या है, तो जिसमें बैंड की धुन आती है, जैसे अंग्रेज यूज करते थे बैंड, तो उसकी हमको कम से सुगंध आती है या सुनाई देती है हमको आवाज। इस तरह की बात उन्होंने कही, कहना इनको बिल्कुल ठीक भी कहीं कहीं पर नजर आता है। देखो इस बात में थोड़ी सच्चाई है। क्यों ऐसा हम कहेंगे, क्योंकि देखो भारत के पास अपना संविधान कभी भी रहा नहीं है। ठीक है, मतलब भारत तो क्या था, विभिन्न प्रकार के राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ था, रियासतों में बटा हुआ था, तो संवैधानिक व्यवस्था भारत में कभी चली ही नहीं ना। तो हुआ क्या, तो भारतीय संविधान को बनाने वाले संविधान निर्माताओं ने विदेशों में अध्ययन किया, यूएसए में अध्ययन किया, है ना, दक्षिण अमेरिका में अध्ययन किया, दक्षिण अफ्रीका में अध्ययन किया, अफ्रीका में तो खैर कम ही किया, इसमें से ज़्यादातर लोगों ने लंदन में जाकर के अध्ययन किया। तो बड़ी मात्रा में जो लोगों ने अध्ययन किया है, वकील होते थे ज़्यादातर हमारे राजनेता या हमारे जो संविधान निर्माता हैं वो, तो वो अधिकतर क्या थे, पश्चिम से प्रभावित थे। और पश्चिम से प्रभावित होकर, अगर मैं महात्मा गांधी को बस छोड़ दूँ तो महात्मा गांधी तो स्पष्ट रूप में पंचायती राज का उसी टाइम पे समर्थन कर रहे थे, लेकिन बाकी जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करना शुरू किया। कुछ गांधीवादी समर्थन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। अब जब कुछ लोगों ने विरोध किया तो किस आधार पर कर रहे हैं, तो पश्चिम की व्यवस्था सफल नजर आ रही थी। तो भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया, बैंड बजाना शुरू किया। बैंड बजाने का मतलब वो नहीं है कि वहाँ पर पश्चिमी जो राज व्यवस्था है उसको उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया, और वही पैटर्न हमको दिखाई देता है। इसलिए जो के हनुमंथैया जी का जो कथन है वो कहीं ना कहीं हमको जो सरल और कहना चाहिए कि सफल नजर आता है, क्योंकि कोई ना कहीं किसी ठीक बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन देखो ये बात कह रहे हैं तो उस टाइम पे हमें उस टाइम पे भारतीय संविधान निर्माताओं को गलत नहीं समझना होगा। हमको ये समझना चाहिए कि उस टाइम पे भारतीय संविधान निर्माता इतने डरे हुए थे कि भले हमको विदेशी चीज़ों को अपनाना पड़ रहा हो, लेकिन उसके बावजूद हमारा देश तो कम से कम आजाद रहेगा, कम से कम उस आधार पर हम देश को चला तो पाएंगे। तो इसलिए वो किसी तरह की ऐसी व्यवस्था को स्थापित नहीं करना चाहते थे जिससे फिर से देश गुलाम हो जाए, किसी तरह के नए तरह के संकट में पड़े। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नजर आती है। हाँ, लेकिन ये कहना होगा कि एन हनुमंथैया की जो आलोचना है कहीं ना कहीं दिखाई देती है, कहीं ना किसी सेंस को लेकर के चलती है। इसके अलावा भी दो कथन है उनका हम ले लें। एक लोकनाथ मिश्रा है, उन्होंने कहा था, लोकनाथ मिश्रा, पश्चिम का दासवत अनुकरण बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण ऐसा किया गया है। ये भी ज्यादा हो गया, अतिवादी हो गए, दासवत अनुकरण नहीं कर रहे, दासवत आत्मसमर्पण पश्चिम के प्रति नहीं किया जा रहा, ये ज्यादा हो गया है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण साहू, इनका कहना है जिन आदर्शों पर यह संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्मा उसमें प्रकट नहीं होती है, यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद टूट जाएगा। अब इनकी कुछ बात तो यहाँ पर सही है, कुछ बात गलत है। जैसे इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संस्कृति की आत्मा इसमें नहीं दिखाई देती। ठीक बात है, भारतीय संस्कृति की आत्मा, क्योंकि भारतीय संस्कृति आत्मा कैसी दार्शनिक शैली में है और भारतीय दर्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देता। जैसे अब मोक्ष है, कहीं पर मोक्ष देखने को नहीं मिलेगा, और मोक्ष को डालना भी बड़ा मुश्किल सा काम है, किसको मोक्ष मिला किसको नहीं मिला, ये सब थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति के अन्य महत्वपूर्ण तत्व है, इनको भारतीय संविधान में डाला जा सकता है। तो इनका यहाँ तक कहना तो ठीक है, लेकिन जैसे वो आगे कहते हैं कि आगे से संविधान टूट जाएगा, बिखर जाएगा,
ये बात गलत है, क्योंकि आज भी हमारा संविधान चल रहा है और मैं तो समझता हूँ जब तक चलेगा बहुत अच्छे से चलेगा। ये संविधान को भी इतना अच्छे से बनाया गया है। ठीक है, तो आंशिक रूप से इनकी बात सही नजर आ रही है। इसके बाद हम अगली आलोचना पर आ जाते हैं। जो संविधान की आलोचना की गई है वो है गांधीवाद से दूर संविधान। अगला आलोचना कहा गया है गांधीवाद से दूर संविधान। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा महात्मा गांधी के गांधीवाद के अवधारणा पर आ जाऊँ तो आपको ये बात समझ में आएगी। देखो महात्मा गांधी का मानना था कि हम क्या करेंगे, हम ट्रस्टीशिप की अवधारणा को लेकर के चलेंगे, सर्वोदय की अवधारणा को लेकर के चलेंगे, इसके अलावा रचनात्मक कार्यक्रम की अवधारणा को लेकर के चलेंगे, सत्य और अहिंसा को लेकर के चलेंगे। इस तरह की उनकी थ्योरीज है। इसमें जो महत्वपूर्ण थ्योरी है दो है, उसको समझो। एक है सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब है सभी लोगों का उदय। तो मैं समझता हूँ इस थ्योरी को लेकर के भारतीय संविधान चलता है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, तो देखो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपनाई गई है भारतीय संविधान के द्वारा, और यही नहीं स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, इसके अलावा समानता की जो अवधारणा है, बंधुत्व की अवधारणा है, ये भी क्या है, सर्वोदय की अवधारणा से जुड़ी हुई है, सभी लोगों के उदय की अवधारणा से जुड़ी हुई है। दूसरा हम देखें ट्रस्टीशिप की अवधारणा। तो ट्रस्टीशिप की अवधारणा थोड़ा सा भारतीय संविधान से पीछे होता है। ट्रस्टीशिप की अवधारणा का अभिप्राय है कि भारत का जितना भी प्राकृतिक संसाधन होगा उस पर नियंत्रण का अधिकार किसको है, उस पर नियंत्रण का अधिकार भारत की समस्त जनता को है। ठीक है, यानी समस्त जनता उसकी क्या है, भागीदार। अब भारतीय संविधान घोषित रूप में तो ये चीज दिखाई देती है, लेकिन अघोषित रूप में ये चीजें थोड़ी कम नजर आती हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, हालांकि ये बोलना ठीक नहीं है, संविधान में बोलना चाहिए सरकारों की मर्जी में, ये चीजें थोड़ी सी कम नजर आती हैं। तो इस रूप में कह सकते हैं गांधीवाद से थोड़ा दूर है। इस संबंध में एक और बात है कि पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में नहीं शामिल किया जा रहा था, पंचायती राज व्यवस्था को, लेकिन हुआ क्या, बाद में फिर उसको शामिल कर लिया गया राज्य के नीति निदेशक तत्व में। तो गांधीवादी विचारक जो थे वो थे संविधान सभा में, उन्होंने उसका विरोध किया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी उसका विरोध किया था, और उसके बाद फिर क्या हुआ, पंचायती राज को नहीं शामिल किया गया। इससे भी पता चलता है कि जो गांधीवादी तत्व हैं वो भारतीय संविधान में नहीं दिखाई देते। ठीक है, बाद में दिखाई दिया है वो बात अलग है। इसके अलावा इसमें एक कथन है वो मैं पढ़ दूं जरा। इसमें से कथन है के हनुमंतैया का ही, वो भी कहते हैं यह वही संविधान जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे और ना ही संविधान पर उन्होंने कभी विचार किया होगा। इसके अलावा टी प्रकाशन की इनकी भी एक कथन है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य थे, उनका कहना था कि गांधी जी के आंदोलन में अम्बेडकर की सहभागिता नहीं होना तथा साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध ये बताते हैं उन्होंने संविधान में इसको शामिल नहीं किया। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका टी प्रकाशन की बात थोड़ी सी समझ में आती है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर अधिक प्रगतिशील विचारधारा के दिखाई देते हैं, लेकिन महात्मा गांधी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को लेकर के चलने वाले और पश्चिमी संस्कृति को थोड़े से समन्वय करके चलने वाले। तो थोड़ा सा दोनों में विचारधाराओं में अंतर, इसलिए बात ठीक नजर आती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद फिर हम अगला वाला देखिए जरा, अगला वाला है तो अगला वाला आ जाए इसमें से जो है वकीलों का स्वर्ग। ठीक है, अगली वाली जो आलोचना है वो है, अच्छा जी एक आलोचना यहाँ पर और भी, उसको पहले देखते। एक आलोचना है महाकाय संविधान, 5 वाला महाकाय संविधान, महाकाय संविधान। अब ये देखो ये आलोचना है महाकाय संविधान। महाकाय बोलने का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा बना दिया, एकदम पटांग टाइप का बहुत बड़ा बना दिया, ऐसा बोलना है लोगों का। ठीक है, तो महाकाय संविधान तो सर आइवर जेनिंग्स थे, ब्रिटिश संविधान में था, उन्होंने कहा था कि प्रावधान नहीं, उन्होंने कहा था कि प्रावधान बाहर से लिए गए उनका चयन बेहतर नहीं है। और एक बात उन्होंने और कह दी कि सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा है संविधान और बहुत ज़्यादा जटिल भी है। समझ रहे हो, तो ये एक आलोचना है। इसके अलावा यहाँ पर संविधान सभा के एक सदस्य थे H.V. कामत, उन्होंने भी इसमें टिप्पणी की थी, प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपने सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। समझ रहे हो, प्रस्तावना में जो किरीट बनाया गया, किरीट मतलब लाइन्स बनाई गई है, वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े आदर्शों को लेकर के चलने वाले हैं, इसलिए महाकाय संविधान है। ये आलोचना है, कहीं ना कहीं ये तो ठीक नजर आता है, कुछ ज़्यादा ही लंबा हमारा संविधान है, लेकिन चूंकि भारत की राज व्यवस्था को लंबे समय तक बनाए रखने और भारत को गुलामी से बचाए रखने में संविधान अभी तक के सफल हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं संविधान अच्छा है, लेकिन यह है कि बहुत बड़ा है ना। एक और अध्ययन वो है वकीलों का स्वर्ग। ठीक है, वकीलों का स्वर्ग। अब ये एक आलोचना है, ठीक है, वकीलों का स्वर्ग। ये कहना क्यों पड़ गया, क्योंकि देखो जिस भी संवैधानिक व्यवस्था में बहुत सारे प्रावधान होंगे,
मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लंबा लंबा प्रावधान होगा। अभी तो संविधान में इसका प्रावधान है, उसके बाद दंड संहिता, प्रक्रिया संहिता के अनेक प्रकार के प्रावधान हुए, तो सारे जितने ज़्यादा अधिक होंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, वकीलों के लिए फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा नियम कायदा रहेगा उतना ज़्यादा वो नियम जो है वो आम लोगों को उलझाने में भी सहायक होगा। लेकिन सोचो कि कम नियम है, तो कम नियम सबको याद है, उस नियम को कोई पालन नहीं कर रहा तो अपराधी हो गया और तुरंत उसको दंड मिल जाएगा। लेकिन ढेर सारे जब नियम कायदे आ जाते हैं तो होता क्या है, वकीलों का वो स्वर्ग कहलाता है। अरे बात, तो भारतीय संविधान में ढेर सारे इसमें उपबंध हैं, इसलिए इसको कहा गया कि वकीलों का स्वर्ग है। ठीक, तो ये रहा आपका क्या पूरा का पूरा मैंने संविधान के विशेषताओं पर मैंने चर्चा कर दी। इसके अलावा संविधान की विभिन्न आलोचनाएं जो भारतीय संविधान के संबंध में एम लक्ष्मीकांत सर की बुक में दी हुई थी, इस पर भी मैंने पूरा चर्चा कर दिया। इसके बाद अगर आपको कोई बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछिएगा और मैं उसमें कमेंट के माध्यम से ही आंसर आपको कर दूंगा। इसके अलावा आपको कोई सुझाव हुआ तो भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर खास कर दीजिएगा। लाइक के लिए तो मैं नहीं कहता हूँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस लेवल की समझ रख नहीं पाते हैं इस सब संबंध में, तो उनको फायदा हो जाएगा इस वीडियो को, इसलिए शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब अगले वाला जो वीडियो है इसमें हम भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा जो NCERT के बुक में यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, मतलब कि NCERT की बुक में MCQs दिए हुए हैं, उन MCQs पर भी मैं चर्चा कर दूंगा जो भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रोकते हैं, यहाँ तक के वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आखिर में सभी के लिए प्रार्थना, भवतु सर्व मंगलम। धन्यवाद।